आज का डिस्कशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। कुछ दिनों पहले कुछ इश्यूज आई थी जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुआ है मीडिया में, अराउंड अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। एक सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। उस पर काफ़ी डिबेट्स हुए हैं एंड देयर आर क्वेश्चंस अबाउट क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को गवर्नमेंट नकार रहा है और गवर्नमेंट क्या इंटरफियर कर रहा है। सो इट्स अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हाय ऑल ऑफ यू, नमस्ते एंड सलाम। मैं शब्बीर फ्रॉम एडुकेमी। हमारे रिसेंट टाइम्स, इफ आई टॉक अबाउट आवर एवोल्यूशन एज अ कंट्री, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा अचीवमेंट है डेमोक्रेसी, जमहूरियत, गणतंत्र, जिसमें कि लोगों का विशेस, लोगों की इच्छाएं, उनके प्रेफरेंसेस पॉलिटिकल सिस्टम में अलाउ हो जाते हैं एंड देर अलाउड टू बी पार्ट ऑफ ए पार्टिसिपेटिव प्रोसेस। तो डेमोक्रेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन है जहां की सरकार को, किसी राजा को, किसी रूलर को 100% फ्रीडम नहीं होता है। उनके पावर्स को चेक किया जाता है, बिकॉज हिस्टोरिकली हमने देखा है कि whoever becomes very powerful and whoever becomes the king, there are instances where the powers have been misused. तो डेमोक्रेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है किसी कंट्री के एवोल्यूशन में। और डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं, वो क्या है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कंट्री डेमोक्रेटिक है। अगर उस कंट्री में फ्री फेयर इलेक्शंस हैं, अगर उस कंट्री में किसी टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, या तो रिटर्न हो या अनरिटर्न हो, बट कुछ ना कुछ एक फॉर्मल सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, गाइडलाइंस हैं। डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। जो लोग संख्या में कम हैं, क्या उनका हम ध्यान रखते हैं कि नहीं, वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डेमोक्रेसी ये है कि जो राजा है, जो रूलर है, जो गवर्नमेंट है, उनके पावर को कैसे चेक किया जाए, जिसको कि कहते हैं रेक्स इज लेस एंड लेक्स इज रेस। लेक्स यानी कि लेजिस्लेटिव, यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस। सो एक कंसेप्ट है पॉलिटिकल सिस्टम्स में, इसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी का बहुत अहम हिस्सा है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना, इंपॉर्टेंट स्टेप इन दैट डायरेक्शन इज कि वी हैव सम काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जहां की जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव, जो सरकार चलाते हैं, जो कानून बनाते हैं, और हमारे जुडिशियल सिस्टम्स, ये तीन को अलग रखा जाए। जो लॉ बनाए वो जुडिशरी का पार्ट ना हो, जो जुडिशरी का पार्ट हो वो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ना ले। ये अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर अ गुड डेमोक्रेसी। सो रिमेंबर दिस, रेक्स इज लेस एंड लेक्स इज रेक्स, यानी कि द रूल ऑफ लॉ। ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी में हमें समझना होगा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कैसे रखा जाता है ताकि वो इन्फ्लुएंस ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस, हाई कोर्ट का इंडिपेंडेंस इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, एंड दे डू थिंग्स लाइक देयर इज फिक्स्ड टेन्योरशिप, द टेन्योरशिप कैन नॉट बी चेंज्ड, द बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड यूनिलैटरली, एंड दैट उनके अपॉइंटमेंट में एक अंडरस्टैंडिंग है कि किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एलिजिबिलिटी ऑफ जजेस क्या होना चाहिए वो तो बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम एज क्या होना चाहिए, कितने ईयर्स ऑफ सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, ये तो बता देता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता कि प्रोसेस क्या है अपॉइंटमेंट का। ये नहीं बताता है कि स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप कैसे जजेस को अपॉइंट किया जाएगा और जजेस का ट्रांसफर कैसे होगा। सो इसी वजह से अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस में काफी इश्यूज होते रहे हैं इंडियन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में। रिसेंटली क्या हुआ है, अक्टूबर 28 को सुप्रीम कोर्ट एंड द कॉलेजियम हैड रिकमेंडेड ट्रांसफर ऑफ 2 जजेस। वन इज जस्टिस मुरलीधर, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट हैं। रिकमेंड किया था कि इनको मद्रास हाई कोर्ट का बनाया जाए चीफ जस्टिस। और एक हैं जस्टिस पंकज मित्तल, जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं। इनको रिकमेंड किया गया था कि ये राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। अब सरकार ने क्या किया है कि ये ऑर्डर जो एक ब्लॉक में दिया गया था, जो एक साथ दिया गया था, सरकार ने क्या किया है, ट्रांसफर ऑफ जस्टिस पंकज मित्तल का एक्सेप्ट किया है, बट
ट्रांसफर ऑफ जस्टिस मुरलीधर का उन्होंने होल्ड कर दिया है. So this, the Supreme Court and the Collegium thinks is type of questioning the primacy and the freedom of the judicial system in appointment and transfer of judges. Now, ये पहली बार नहीं हुआ है. ये recent times में 2014 में हुआ है and 2018 में भी हुआ है. 2014 में हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.एम. लोधा ने रिकमेंड किया था द फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट बेंच एंड द गवर्नमेंट हैड टर्न दैट डाउन. गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया. और 2018 में हुआ था कि हमारे देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल दीपक मिश्रा जी ने रिकमेंड किया था के एम जोसेफ को अपॉइंट किया जाए, एलिवेट किया जाए इनटू द सुप्रीम कोर्ट. ये भी सरकार ने रिटर्न कर दिया था और एक्सेप्ट नहीं किया था. बट देन क्या हुआ? व्हेन देयर वाज प्रेशर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, प्रेशर फ्रॉम द कॉलेजियम, सरकार ने एक्सेप्ट तो किया था बट उसमें जस्टिस जोसेफ का, जस्टिस के एम जोसेफ का सीनियरिटी को उन्होंने चेंज कर दिया. ही वाज मेड जूनियर टू सम ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नाउ दिस the Supreme Court, the judicial system, and the collegium thinks that it is interfering with the independence of the judiciary. In the words of Justice Lodha, who was the Chief Justice in 2014, वो कहते हैं, the collegium has to be the final arbiter of judicial appointments. And he said that any segregation of the collegium list, अगर collegium कोई recommendation देता है of 2 or 3 judges का, आपको वो रिकमेंडेशन इन टोटलिटी लेना पड़ेगा. आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि जज 1 का सुन लिया, जज 2 का ट्रांसफर कर दिया और जज 3 का नहीं किया, या फिर जज 2 and 3 को कर दिया और 1 का रोक लिया. इसको कहते हैं सेग्रीगेशन. सो जस्टिस लोधा कहते हैं दैट एनी सेग्रीगेशन शुड बी डन विद द कंसल्टेशन ऑफ द सीजीआई एंड द प्राइमेसी ऑफ द कॉलेजियम इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट. तो ये एक टाइप का टसल चल रहा है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. सवाल उठ रहे हैं क्या ये पॉसिबल है और क्या ये होना चाहिए. आई एम रीडिंग आउट समथिंग अगेन. इट सेज दैट द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस is a participatory and a consultative process. Very important that it is a participatory and a consultative process between the Supreme Court and the government. However, in the consultative process, the primacy of the Supreme Court, the primacy of the Chief Justice of India is more important. और cherry picking, the government choosing कि क्या माने और क्या नहीं माने, इसको बोलते हैं cherry picking. ये cherry picking is not to be encouraged, and cherry picking should be curtailed and stopped because it impacts the independence of judiciary. Collegium system जो है is something that the Constitution does not tell us. Constitution does not lay down the process in the appointment of the Supreme Court judges or in the appointment of the High Court judges. Collegium system एक system है जो कि evolve हुआ है. और the history of judgment, the history of debates in the Supreme Court, ये process evolve हुआ है. और इसका evolution एक बहुत important case है, it's called as the 3 judges case, जो 1981 में हुआ, फिर 1993 में वो रिव्यू किया गया और 1998 में it got ultimately established. The 3 judges case is considered to be the basis of the collegium system. In response to the 3 judges cases, the government of India, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, they set up a national commission for this, and the commission was called as National Judicial Appointments Commission, NJAC. और इस NJAC के basis पे they recommended setting up a proper body that would take care of all appointments and transfer, and that body would have the senior most judges of the Supreme Court, the Law Minister of India, and some eminent person from the public to be chosen by the President in consultation with the CJI. Essentially क्या हुआ कि appointment of the judge और transfer judge के केस में सरकार भी part of the appointment commission body बन गई, and this was challenged later on, and in 2 judgments. One was in the 2015 के judgment में एक special 5 judge bench बैठा, and in the ratio of 4:1 this particular suggestion was struck down. It was called as anti-constitutional because it was impacting
द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और फिर ये जजमेंट दोबारा चैलेंज हुआ, एंड एज रिसेंट एज 2019 में द अपील अगेंस्ट द 2015 वर्डिक्ट वाज आल्सो रिपील्ड। तो अब स्टेटस क्या है? अब स्टेटस ये है कि अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस में गवर्नमेंट का एक्टिव रोल इन द कॉलेजियम नहीं होगा। द कॉलेजियम इज एंटायरली ऑफ द जजेस with the Supreme Court or the High Court judge with the senior members and senior judges, and the government का role बस होगा कि after the suggestion of the collegium, the government, if it feels there are some considerations taken up, it can recommend, or the role of government will be doing a cross check or intelligence check on the judges who have been recommended. And in principle, the government and the executive are bound to accept the recommendation of the collegium. इसलिए कुछ जजमेंट्स में ये डिबेट है कि what is the nature of the consultative process? The answer is that it is a consultation but not based on concurrence. यानी कि even if the executive does not concur, even if the executive does not agree, it is bound to accept the suggestions and recommendations of the collegium. तो यहां पर हम बोलते हैं द प्राइमेसी ऑफ द कॉलेजियम एंड द प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच where the government is active in the appointment and the transfer of the judges. प्रेसिडेंट के.आर. नारायण ने ये इशू उठाया था, जिसमें कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया व्हाट डू दे मीन बाय द कंसल्टेशन प्रोसेस। अब इन ब्रीफ ये कॉलेजियम है क्या? कॉलेजियम एसेंशियली एक बॉडी है जिसमें कि फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, द कॉलेजियम फॉर सुप्रीम कोर्ट अलग है एंड द कॉलेजियम फॉर द हाई कोर्ट जजेस अलग है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में इट इज अ 5 मेंबर बॉडी जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनके साथ में 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, एंड इन द केस ऑफ हाई कोर्ट इट इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट along with 2 सीनियर मोस्ट जजेस, एंड ये कॉलेजियम विल कीप ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे जजेस चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कीप ऑन चेंजिंग, ये कॉलेजियम का कंपोजिशन भी चेंज होता है। तो याद रहे कि कॉलेजियम में सिर्फ जजेस का ही रोल है। फिर क्या होता है, जब कॉलेजियम कोई रिकमेंडेशन देता है उस पे सरकार कुछ आपत्ति डाल सकता है, उसमें सरकार कैन गेट इनटू सम काइंड ऑफ ए कंसल्टेशन प्रोसेस, लेकिन द जजमेंट टेल्स अस द सीजीआई का प्राइमेसी होना इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द सीजीआई इज रिप्रेजेंटिंग द कॉलेजियम। तो सरकार का रोल एसेंशियली कंसल्टेटिव है, एंड द मैक्सिमम द गवर्नमेंट कैन डू इज प्रोबेबली सेट अप एन आईबी इंक्वायरी to look into the record of the people who have been recommended for appointment or for transfer. So collegium में government का कोई रोल नहीं है। So एक तरफ हम कहते हैं कि we should have independence of judiciary, और कहीं ना कहीं ये भी डिबेट है कि सरकार का रोल होना चाहिए या नहीं। Now this is something which is not easy to answer. मैं तो कहूंगा कि आप लोग भी सोचें और बताएंगे आप क्या सोचते हैं। अगर मेरा ओपिनियन लेना चाहेंगे, I think the problem is not the collegium system. द प्रॉब्लम इज कि कॉलेजियम सिस्टम को भी हम कैसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अभी क्या है, कॉलेजियम सिस्टम में काफी ओपेसिटी है। क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सीनियर है कौन नहीं है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन चूजिंग द जजेस फॉर ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट। इनफैक्ट द जजेस जो अपॉइंट होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि उनका नाम कंसिडर किया जा रहा है। सो व्हाइल आई पर्सनली थिंक the collegium system does require reforms and it should be made more and more transparent, but मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का कोई रोल कॉलेजियम में होना नहीं चाहिए as a part of establishing the independence of judiciary.